बीएड की पढ़ाई पूरी करते ही नेहा को स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है। सागर नेहा के साथ पढ़ता था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। सागर, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? देखो मुझे जॉब मिल गई है। कैसी बातें कर रही हो नेहा। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब तो लग जाने दो। तुम क्या चाहती हो कि लोग मुझे ताने मारे कि बीवी की कमाई पर पल रहा हूँ? नहीं सागर, मैं तुम्हारी जॉब लगने का इंतजार करूंगी। नेहा और सागर एक हो जाते हैं। दोनों पहले भी कई बार मिल चुके थे, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि नेहा सागर की बाहों में समा कर खुद को भूल गई थी। दूसरे दिन से नेहा ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। जॉब पाकर वो बहुत खुश थी। बस सागर को जल्दी से जॉब मिल जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। स्कूल में नेहा की मुलाकात राजन से होती है। राजन स्कूल में साइंस का टीचर था। हेलो मिस नेहा, माई सेल्फ राजन, राजन गुप्ता। मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ। नेहा ने दोनों हाथ जोड़कर राजन को नमस्ते किया। नमस्ते राजन सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेहा की सादगी और संस्कार से राजन बहुत प्रभावित होता है। राजन अक्सर नेहा से बातें करने के बहाने ढूंढता। कभी वो नेहा की क्लास में आ जाता तो कभी नेहा के इर्द गिर्द मंडराता रहता, लेकिन नेहा सागर के ख्यालों में डूबी रहती। एक दिन नेहा, गांधी मैदान में बुक फेयर लगा है। आज स्कूल की छुट्टी के बाद वहां चलें? बहुत सारी नई किताबें देखने को मिलेंगी। नहीं राजन, स्कूल की छुट्टी के बाद मुझे कहीं और जाना है। हम फिर किसी दिन चलेंगे। नेहा को तो सागर से मिलने जाना था, इसलिए उसने राजन से झूठ बोल दिया। स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा सागर से मिलने चली जाती है। सागर, तुम्हारी जॉब का कुछ हुआ? नहीं नेहा, ना जाने मेरी किस्मत को क्या मंजूर है, कब मेरी जॉब लगेगी। सागर, तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी। मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। नेहा और सागर सारी परेशानियां भूलकर एक दूसरे के हो जाते हैं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा और सागर कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी सागर के घर पर। सागर अक्सर नेहा को मिलने के लिए अपने घर बुलाता था, जहां वो अकेले रहता था। सागर के माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे उल्टियां होने लगती है। मेरी तबीयत को क्या हो गया? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। लगता है मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। नेहा स्कूल जाने से पहले केमिस्ट की दुकान से खाना पचाने की दवा लेकर खाती है, लेकिन दवा से उसे कोई आराम नहीं मिलता है। नेहा की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। स्कूल से लौटकर नेहा डॉक्टर के पास जाती है। मिस नेहा, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरा महीना चल रहा है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नेहा क्लिनिक के बाहर निकलकर सागर को फोन करती है। हेलो नेहा, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? क्या बात है सागर? मेरी जॉब लग गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? तुम पिता बनने वाले हो सागर, और मैं माँ बनने वाली हूँ। अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? शादी क्यों नहीं कर सकते? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी जॉब लगते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। नेहा, तुम तो जानती हो कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी ने गांव में अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर दी है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अब तो मेरे माता पिता मेरे पास शहर आ गए हैं। लेकिन तुमने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? हमारे प्यार का क्या? मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। तुम अबॉर्शन करा लो। सागर फोन काट देता है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सागर उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वो घर आ जाती है। वो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाती है। वो लगातार सागर को फोन करती है, लेकिन सागर का फोन बंद था। तभी नेहा के पास राजन का फोन आता है। क्या बात है नेहा, आज तुम स्कूल नहीं आई? बस यूं ही दिल नहीं हो रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कल मिलती हूँ। ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेहा दूसरे दिन स्कूल तो जाती है, लेकिन वो जिंदा लाश बन गई। वो न किसी से बात करती न हंसती। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। राजन उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो राजन की बातों का कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे नेहा का पेट बड़ा होने लगता है। स्कूल की दूसरी शिक्षिकाएं उसे टोकने लगती हैं। क्या बात है नेहा मैडम, आजकल ज्यादा खाने लगी हो क्या? आपका पेट निकल रहा है। कुछ एक्सरसाइज नहीं करती क्या? नहीं सोनिया मैडम, ऐसी बात नहीं है। एक्सरसाइज तो करती हूँ। फिर आपका पेट क्यों निकल रहा है? अब आजकल ऑयली खाना ज्यादा खा रही हूँ ना, इसलिए।
नेहा सबकी बातें सुनकर टेंशन में रहने लगती है। मेरा पेट बड़ा होने लगा है, स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि मैं माँ बनने वाली, तब क्या होगा। सलवार कुर्ते की जगह साड़ी पहन लेती, साड़ी में मेरा बड़ा पेट किसी को पता नहीं चलेगा। नेहा साड़ी पहनकर स्कूल जाने लगी। उसे साड़ी में देखकर राजन ने कहा, नेहा, साड़ी में तो तुम कमाल की लग रही हो, किसी देवी जैसी लग रही हो। राजन के कॉम्प्लीमेंट का नेहा ने बुझे स्वर में थैंक यू कहकर जवाब दिया। राजन को क्या पता कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई हूँ। साड़ी पहनना मेरी मजबूरी है। साड़ी नहीं पहनूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन साड़ी में मेरी प्रेगनेंसी कब तक छुपी। अभी तो चौथा महीना चल रहा है, 5वें महीने से साड़ी में भी सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर क्या होगा, कहीं प्रिंसिपल मैडम मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैं कैसे सह पाऊंगी ये सब। मैंने सागर पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये सब सोचकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नेहा के पास कॉलेज की सहेली रचना का फोन आता है। रचना नेहा और सागर दोनों की दोस्त थी, लेकिन उसे नेहा और सागर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। हाय नेहा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ रचना, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। तू सागर की शादी में जा रही है? सागर की शादी? हाँ, सागर ने तुझे अपनी शादी का कार्ड नहीं दिया, आज उसकी शादी है। नेहा ने बात को मोड़ते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं बहुत बिजी रहती हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सागर को कभी फोन नहीं किया। अरे यार, तू कितनी बिजी रहती है, मेरे साथ उसकी शादी में चल, सागर तुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा। नहीं रचना, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा, मुझे भी बहुत काम है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सागर इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद नेहा घर चली जाती है। इधर राजन नेहा के बारे में सोचता है, नेहा कितनी सुंदर और सुशील लड़की है। मुझे अपने लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। आज तो नेहा से अपने दिल की बात कह दूंगा, उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। राजन नेहा के पीछे पीछे जाता है, लेकिन नेहा तो घर ना जाकर बीच सड़क पर चल रही थी। नेहा के सामने से एक तेज रफ्तार बस आ रही थी। बस बार बार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन नेहा बस के सामने से नहीं हट रही। बस बिल्कुल नेहा के करीब आ चुकी थी। नेहा की जान जाने वाली थी कि राजन ने उसे किनारे खींच लिया। नेहा की जान जाते जाते बच जाती है। ये तुम क्या करने जा रही थी नेहा? तुमने मुझे क्यों बचाया? लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है नेहा? लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे। आखिर ऐसी क्या बात है? नेहा राजन को सागर के बारे में सारी बात बता देती है। अब तुम ही बताओ राजन, जब दुनिया को पता चलेगा कि मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ तो क्या होगा? लोग मेरी कितनी बेइज्जती करेंगे। मुझे और मेरे बच्चे को कौन अपनाएगा, कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा शादी। हाँ नेहा, मैं तुमसे बहुत दिन से बात कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये जानते हुए भी कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को अपनाऊंगा। आज सागर की शादी है ना, आज ही तुम्हारी शादी होगी। चलो मेरे साथ। राजन उसी समय नेहा को पास के मंदिर में ले जाता है और नेहा से शादी कर लेता है। नेहा, हम दोनों कोर्ट मैरिज भी करेंगे। मैं कल ही हमारी कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में आवेदन दे दूंगा। राजन, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है। धत पागल, तुम्हें देखकर तो मैंने जीना सीखा है। तुम कुछ दिन के लिए जॉब छोड़ दो। हमारे बच्चे के जन्म के बाद तुम दूसरे स्कूल में जॉब के लिए कोशिश करना। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम पहले से प्रेग्नेंट थी। राजन, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। राजन नेहा को गले से लगा लेता है। 1 महीने के बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। विष्णु मोमोज बेचने का काम किया करता था। विष्णु का भरा पूरा परिवार था, ऐसे में मोमोज बेचकर गुजारा कर पाना मुश्किल था। शशि सुबह सुबह गर्मा गर्म मोमोज बना रही थी। इंदु और पूजा भी उसकी मदद कर रही थी। इतने में विष्णु तैयार होकर आता है। शशि, सारे मोमोज तैयार हो गए हैं ना? हाँ, और साथ में लाल चटनी भी तैयार हो गई है। मैं इन्हें पैक कर देती हूँ, फिर आप इन्हें लेकर निकल जाना। विष्णु बेटा, जब से शशि बहू आई है तब से तेरे मोमोज ज्यादा बिकने लगे हैं। हाँ माँ, शशि अलग अलग तरह के स्वादिष्ट मोमोज बनाती है जो मैं नहीं बना पाता था। साथ में शशि के हाथ की लाल चटनी तो ग्राहक मांग मांग कर घर ले जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, भाभी के हाथ के बने मोमोज वाकई में लाजवाब होते हैं। मैंने ये मोमोज कल अपनी सहेलियों को खिलाए थे।
वे सभी कह रही थी कि भाभी के हाथ के बने मोमोज खाने रोज मेरे घर आया करेंगी। सिर्फ मोमोज खाने से काम नहीं चलेगा पूजा, अपनी सहेलियों से कह देना कि मोमोज बनाने में मेरा हाथ भी बटाना होगा। तुम लोगों की बातों में कहीं मुझे देर ना हो जाए। शशि, जल्दी से मोमोज पैक करके मुझे दे दो। शशि मोमोज पैक करके विष्णु को दे देती है। विष्णु साइकिल पर मोमोज बेचा करता था। वो साइकिल लेकर शहर की गली गली में घुमा करता और आवाज लगाकर अपने मोमोज बेचा करता। मोमोज वाला आया, मोमोज वाला, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा ले लो। मोमोज वाला आया, मोमोज वाला। विष्णु की आवाज सुनते ही बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान सभी उसकी साइकिल की तरफ दौड़ पड़ते और उससे मोमोज खरीद कर खाते। मोमोज वाले भैया, मुझे 2 प्लेट पनीर मोमोज दे दो। मेरा बेटा कल से जिद कर रहा है कि वो साइकिल वाले अंकल के पनीर मोमोज खाएगा। आज उसका जन्मदिन है। मैंने पूछा गिफ्ट में क्या लोगे, तो कहने लगा कि साइकिल वाले अंकल के मोमोज खाऊंगा। ये लीजिए बहन जी, आपके 2 प्लेट पनीर मोमोज। इसी तरह विष्णु के मोमोज चटपट बिक जाते और रात होने से पहले विष्णु सारे मोमोज बेचकर घर आ जाता। दिन गुजर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन विष्णु मोमोज बेचकर घर नहीं लौटा। माँ जी, रात के 8 बज गए, ये अभी तक घर नहीं आए। आता ही होगा, हो सकता है आज पूरे मोमोज नहीं बिके होंगे, थोड़ा इंतजार और कर ले। शशि थोड़ी देर और इंतजार करती है, लेकिन विष्णु घर नहीं आता है। माँ, रात के 10 बज गए, भैया अभी तक घर नहीं आए। इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। हाँ पूजा, अब तो मेरा भी जी घबरा रहा है। माँ जी, मैं इन्हें ढूंढने जा रही हूँ। रुक बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी माँ। नहीं पूजा, तू घर पर रुक। पिंकी और बिट्टू अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें हम घर पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, तू इनका ख्याल रखना। इंदु और शशि विष्णु की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों शहर की गलियों में उसे ढूंढती हैं, लेकिन विष्णु उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी रात के अंधेरे में उन्हें सड़क पर एक साइकिल गिरी हुई मिलती है। दोनों साइकिल के पास जाती हैं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने साइकिल सवार पर हमला किया हो। माँ जी, ये तो इनकी साइकिल है। हाँ बहू, ये तो विष्णु की साइकिल है, लेकिन विष्णु कहाँ है? अगर साइकिल यहाँ है तो ये भी जरूर यहीं आसपास होंगे। दोनों विष्णु को ढूंढती हैं, लेकिन विष्णु उन्हें कहीं नहीं मिलता है। माँ जी, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? बहू, तू हिम्मत से काम ले। हम विष्णु की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु हमें जरूर मिल जाएगा। शशि विष्णु की साइकिल लेकर इंदु के साथ घर आ जाती है। दूसरे दिन दोनों थाने में जाकर विष्णु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती हैं। हम विष्णु को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही विष्णु की कोई खबर मिलेगी, हम आपको सूचना देंगे। ठीक है साहब। शशि और इंदु दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन विष्णु को खोने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शशि ने मोमोज बनाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे घर में भुखमरी की नौबत आ गई। माँ, तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया, मोमोज भी नहीं बनाया। मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, बाबा कब आएंगे? तुम मोमोज बनाना कब शुरू करोगी? बाबा मोमोज बेचने जाएंगे, तब हमारे घर में खाना बनेगा ना? नहीं पिंकी बिट्टू, मैं मोमोज बनाऊंगी। बाबा जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले घर में खाना जरूर बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन बहू, ये सब कैसे होगा? मोमोज बेचने कौन जाएगा? विष्णु का तो कुछ पता नहीं, पुलिस ने भी अब तक कोई खबर नहीं दी। माँ जी, मोमोज मैं बेचने जाऊंगी। लेकिन भाभी, आप मोमोज कैसे बेचोगी? जैसे तेरे भैया बेचते थे साइकिल पर। बहू, तू साइकिल पर मोमोज बेचेगी? हाँ माँ जी, मैं बचपन में बहुत साइकिल चलाया करती थी, मुझे साइकिल चलाना अच्छे से आता है। मैं कल से मोमोज बेचने जाया करूंगी। दूसरे दिन शशि सुबह उठकर मोमोज बनाने लगती है। पूजा और इंदु भी उसकी मदद करती हैं, जिसके बाद वो साइकिल पर अपने मोमोज लेकर उन्हें बेचने निकल जाती है। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा लो। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली। मोमोज खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बेटी, तुझसे पहले साइकिल पर एक मोमोज वाला आया करता था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आवाज लगाता था, लेकिन वो बहुत दिन से आ नहीं रहा। उसके मोमोज बड़े स्वादिष्ट होते थे। कोई बात नहीं, तू अपने मोमोज का स्वाद चखा दे, बहुत दिनों से मोमोज नहीं खाए। ये लो अम्मा, आपके मोमोज।
तेरे मोमोज में बिल्कुल वही स्वाद है। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके मोमोज मैं ही बनाती थी। अच्छा, लेकिन वो क्यों नहीं आया? शशि उसे सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मुझे दूसरी गली भी जाना है। ठीक है बेटी। शशि अपनी साइकिल लेकर दूसरी गली में चली जाती है और मोमोज बेचने लगती है। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा लो। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली। दूसरी गली में शशि के सारे मोमोज बिक जाते हैं। शशि पैसे लेकर घर आ जाती है। पूरे 6 दिन के बाद शशि के घर में खाना बनता है। सबको खाना खिलाकर वो खुद भूखी सोने लगती है। ये क्या भाभी, आपने हमें तो खाना खिला दिया लेकिन खुद नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है पूजा। भाभी, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मोमोज बेचने कैसे जाओगी? भैया के जाने के बाद तो आप ही हम लोगों का सहारा हो। आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो हमारा घर बिखर जाएगा। पूजा, तू थाली में खाना लेकर आ, मैं शशि को खाना खिलाती हूँ। पूजा थाली में खाना लेकर आती है और इंदु अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। परिवार की एकता देखकर शशि के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो दूसरे दिन से कमर कस लेती है और पहले दिन से ज्यादा मोमोज बनाती है। फिर वो साइकिल पर मोमोज लेकर बाजार में बेचने निकलती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी महिला शशि को दोबारा मिलती है। तू बहुत दिनों के बाद मिली, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हो अम्मा? मेरे साथ चल। शशि उस बूढ़ी अम्मा के साथ साथ चलने लगती है। वे दोनों एक सुनसान गली में आ जाते हैं जहाँ शायद कोई नहीं रहता था। उस गली में कुछ पुराने घर थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ कई साल से कोई नहीं रहता। बूढ़ी महिला शशि को एक घर में ले जाती है। इन घरों में अब कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ अब भी घर के सामान रखे हुए हैं। मैं अपने लिए घर का कुछ सामान लेने यहाँ आई थी, लेकिन मुझे इस घर से मोमोज की खुशबू आई, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। शशि घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के सभी कमरों में ताले लगे थे। शशि वापस जाने लगती है तो उसी समय उसके कान में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे का ताला तोड़ देती है। उस कमरे के अंदर विष्णु बैठा हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। शशि विष्णु को आजाद कराती है। आप यहाँ आए कैसे? ये सब कैसे हुआ? शशि, इस घर में कुछ आतंकवादी रहते हैं। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। वो मुझसे खाना बनवाते हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझसे मोमोज भी बनवाए थे। मैं तुम्हारी आवाज रोज सुनता था, लेकिन मुंह में पट्टी बंदी होने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वे आ जाएंगे। वे बहुत खतरनाक हैं और शहर पर आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। वे तीनों उसी समय वहाँ से निकल जाते हैं। शशि और विष्णु बूढ़ी अम्मा को उसके घर पहुंचा देते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां विष्णु पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस विष्णु के बताई हुई जगह पर छापा मारकर आतंकियों को पकड़ लेती है, जिसके बाद विष्णु, शशि और बूढ़ी अम्मा को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे विष्णु और शशि मोमोज की एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। Please subscribe this channel.